करेंगे इसमें, बना के लीडर ऑफ अपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी का ऑफिस में हम लोग भेज देते हैं। काहे के लिए हम बोल रहे हैं राहुल गांधी का नाम, इसमें कारण है। ऐसे तो गरम गरम चल रहा है पार्लियामेंट में, ये इशू अगर उसका हाथ में मिल गया जरूर उठाएगा, लेकिन पीएम को देने से फायदा कुछ नहीं होगा। अगर पीएम ऑफिस में आप डालिएगा तो हमको लगता नहीं है कुछ फायदा होगा। देखिए, उल्टा हाँ, तरह उल्टा हिसाब इसमें से काम करना होगा। पार्लियामेंट में उतना जरूरी है ये विषय। हाँ, मुझे लगता है हम इसीलिए पार्लियामेंट में बोल जरूर रहे है। हैं, वीरेंद्र सर या राहुल सर, कोई आप लोग मिलके एक पिटीशन बनाइए। काइंडली इंग्लिश में लिखिएगा, हमको हिंदी पढ़ना आता नहीं, पहले हम सरेंडर कर देते हैं। तो इंग्लिश में लिखिएगा, हम लोग सब कोई साइन करेंगे इसमें। साइन करके 24 जुलाई से बजट सेशन चालू हो रहा है पार्लियामेंट में। हमको लगता है उसका आगे इसको अगर हम मिस्टर राहुल गांधी के ऑफिस में हम लोग पहुंचा देते हैं, थ्रू ईमेल हो या बाय पोस्ट हो, जो भी हो जैसा हो, हम लोग अगर पहुंचा देते हैं तो हमको जितना लगता है कुछ ना कुछ असर तो मिलेगा सर। तो क्या के सर लिए उसको इशू चाहिए। आशीष नारायण जी सही कह रहे हैं सर, राहुल सर। अगर ऐसा, अगर अपन मध्य प्रदेश राज्य में भी अगर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को दें तो उसका भी कुछ हाँ, हो सकता है। काय के लिए ये सब इशू देना, ये तो अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी का है ना। रूलिंग पार्टी नहीं चाहता है आरटीआई एक्ट एक्टिव रहे, तो इसलिए जी, उसका उल्टा बिल्कुल तरफ से बिल्कुल काम बिल्कुल। करना होगा, ऑपोजिशन को देना होगा। हाँ, तो ये बात सही। हमको इसमें लगता है काम होगा। इसमें कुलदीप जी, जी राहुल सर। जी जी सर। जो ये स्टाफ वाला इशू है, उसको सही करने का तरीका एक ही तरीका है। जी जी। सब पूरे देश में वो सही हो जाएगा। अगर सूचना आयोगों के ऊपर आप ये ऑर्डर करवा दें कोर्ट से, जैसे यहाँ पर नियम बना हुआ है मध्य प्रदेश में 180 दिन में सुनवाई करने का, और जी 180 जी। दिन में सुनवाई का अगर ये नियम बन जाए जी जी जी। हर जगह, क्योंकि क्या हाँ है कि इसमें, देखिए, ये पूरा टाइम बाउंड मैनर में है सब कुछ। फर्स्ट अपील आरटीआई, तो सेकंड अपील भी टाइम बाउंड मैनर में एड्रेस होनी चाहिए। और जैसे मध्य प्रदेश सूचना आयोग, मध्य प्रदेश राज्य में तो नियम बना हुआ है 180 दिन का, तो वैसा ही सभी इसमें अगर 180 दिन का नियम बन जाए, तो अपने आप फिर जो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, भाई अगर मैं 2 लोगों के स्टाफ से अगर मैं इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं कर सकता हूँ, मैं ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सकता हूँ, तो मैं खुद ही अपने हाथ खड़े कर दूंगा। मैं क्यों कोर्ट के सामने फिर उसमें पार्टी बनूंगा। मैं तो पहले ही बोल दूंगा कि भैया पहले मेरे को 12 लोगों का स्टाफ दो, 15 लोगों का स्टाफ दो, तो मैं कर दूंगा 180 दिन में। तो ये, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हाँ, जी इसमें सर। ये क्या है, सही। इसमें समस्या क्या है सर, अभी ये जितना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कमिश्नर है, ये लोग सब हम्म, रिटायरमेंट बेनिफिट में है, तो ये लोग का उतना लफड़ा लेने का कोई इच्छा है नहीं, ये तो नहीं, नौकरी नहीं उनका कर रहा है लफड़ा ये नहीं, लोग। वो तो आपको उनके सिर पे बांधना होगा ये, वो कि वो भाई कुछ नहीं 180 दिन के करेगा, अंदर आपको करना है ज्यादा प्रेशर आएगा तो छोड़ के चला जाएगा। अभी तो नहीं नहीं नहीं, नहीं, तीस आशीष छोड़ सर, के सितंबर चले को आशीष सर, बंद जाए। हो जाएगा। आशीष लेकिन सर, खाली आशीष मैं सर। मैं कोई दिक्कत नहीं। मैं जी खत्म जी। कर रहा हूँ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। 2010 में कलकत्ता हाई कोर्ट का एक स्पेशल ऑर्डर है वेस्ट बंगाल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए। केस नंबर है 11933 रीट ऑफ 2010, अखिल कुमार राय वर्सेस द वेस्ट बंगाल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड अदर्स। इसमें बोला है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, 45 डेज का अंदर कंप्लेंट या सेकेंड अपील अंडर सेक्शन 18 में कंप्लेंट या 19(3) में सेकेंड अपील आपको डिस्पोज ऑफ करना है, कंप्लीट करना है, फाइनल जजमेंट देना है। आप मान लीजिए अभी 1.5 साल, मोटा मोटी 1.5 साल प्लस चल रहा है, 1.5 साल से 2 साल का बीच में हो रहा है मोटा मोटी। तो आगे अगर इसको लेके हम जाए कलकत्ता हाईकोर्ट में, जो सर आपका ये ऑर्डर था लेकिन एसआईसी मानना नहीं कर रहा, बोला हमको कमिश्नर नहीं है तो हम क्या करेगा। हम नहीं, तो चीफ कंटेंट लगेगा मिनिस्टर ना को वो। बताया है, सुनता नहीं। हाँ, तो कंटेंट तो फाइल करना चाहिए। हाँ, तो कहने से यही बोला गया कि सर हम क्या करेगा, हम तो कमिश्नर का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे ना, वो तो चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ नहीं, तो हम अपोजिशन। हम थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आप कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करिए। ना तो हम तो हमको सिर्फ फंसा इतना कह क्यों रहे रहा हैं कि है। कोर्ट के आदेश का चीफ पालन कोर्ट करिए। में तो अगर आपने सर, बोला है कि चीफ 45 डेज कोर्ट में में करना खड़ा है, होकर बोलेगा हम नहीं कर पा आशीष रहे, सर, कारण यही है। मेरा पास एक कमिश्नर है, मैं एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अरे हूँ। आप आशीष बोलिए सर, डेली इतना अरे हजार आशीष करके सर, आ रहा आशीष है सर, अपील। देखिए वो हाँ आशीष विषय वही सर, मैं कह रहा हूँ कि राहुल जब सर की क्या बात होता सुने है, आप। देखिए कि जब नियम बन जाता है, अभी आप हाँ पीआईओ को नहीं बोलते ना, जब कानून बन गया पीआईओ को 30 दिन में जानकारी देनी है, तो अब पीआईओ हाँ। थोड़ी ना बोलता है। पीआईओ के पास भी तो ढेर सारा काम होता है। पीआईओ नहीं तो नहीं, हमेशा, हम सुनिए, हमारा तो कहने का पीआईओ जब मतलब भी है। इंफॉर्मेशन कमीशन आता है, तो पीआईओ हाँ का यही प्ली होता है कि साहब मेरे पास इस भी सेक्शन का काम है, दूसरे सेक्शन का काम है, 4 सेक्शन का काम है, उसके अलावा मैं पीआईओ भी हूँ, इसीलिए मुझे डिले हो जाता है, 30 दिन में नहीं कर पाता हूँ। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कानून है 30 दिन का, आप 30 दिन के अंदर दीजिए।
वही कोर्ट भी हाँ, यही ये काम बात तो करती है। ये बात ठीक तो है, लेकिन कोर्ट भी यही अभी हम कहेगा, कोर्ट में कोर्ट भी जाए इंफॉर्मेशन कमीशन के पक्ष में नहीं जाएगा। कोर्ट बोलेगा भैया हमने कह दिया है कि 45 डेज में देना है, 180 दिन में देना है आपको ऑर्डर सर, अपील का, तो आपको देना है। सॉरी हमें इसको सॉरी कोई टू मतलब नहीं से, है आपको कैसे ऐसा करना है। ऐसा ऐसा तगड़ा ऑर्डर आज का दिन में देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, कोई कोर्ट में इतना तगड़ा ऑर्डर जो आप बोल रहे हैं ना, ये हमको सुनने का दरकार नहीं है, मैं बोल दिया वो मानना होगा, कैसा भी मानो तुमको मानना होगा। या काम हाँ, करो, नहीं तो रिजाइन देके चले जाओ। हाँ, आपकी बात ऐसा सही है तगड़ा आशीष ऑर्डर सर। अभी देखने को नहीं मिल हमारे रहा दे, है। हमारे देश में सर ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं हुआ। ऑर्डर बहुत अच्छे माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुए, बट उनकी जो पूर्ति होती है वो एक अलग विषय हो जाता है। और मैंने एक चीज, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब तक कि जन समर्थन, मतलब कि जब तक कि कैंडल मार्च, बड़े संख्या में शिकायत पत्र, बड़े संख्या में पत्राचार न हो, मतलब कि जब तक कि डेमोक्रेसी से आवाज नहीं आती है, तब तक कि यहाँ पर एक व्यक्ति की पीआईएल फाइल कर देने बस से मुझे हाँ ऐसा हाँ लगता है हाँ, कि राइट। आदेश प्राप्ति तो हो जाती है, मगर उसकी जो पूर्ति होती है ग्राउंड स्तर पे, जैसे ग्राउंड हमने स्तर, देखा कि हाँ। 31 दिसंबर तक की, हाँ, तो वहां पर वो वो मालूम पड़ना इसीलिए चाहिए। इसीलिए हम वो बोला है जे एक पिटीशन बनाइए, मिस्टर राहुल गांधी को ऑफिस में भेज देता है, देखिए 24 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रहा, काम हो जाएगा। इसमें कुल मिला हमको के लगता सर है। ये है कि जैसे हम आज चर्चा कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं सूचना के अधिकार के अंतर्गत। तो आज हमारा जैसे जो मीटिंग का विषय भी है, तो उसके अंतर्गत ये है सर कि हम किस प्रकार से शिकायत, मतलब हमारा जो आवेदन का जो प्रारूप है, कि बस ये लिख देना कि सूचना कमिश्नर की नियुक्ति करी, इतना मुझे ऐसा लगता है कि बस पर्याप्त नहीं है। मतलब एक बाकायदा एक ऐसा फॉर्मेट हो जिसमें जो भी व्यक्ति चाहे कि भाई मुझे आवेदन करना है, तो उस प्रारूप में अपना नाम लिख के, अपना साइन लिख के अपना ईमेल कर दे, रजिस्टर्ड डाक से भेज दे। तो इन चीजों पे हम आज कहीं ना कहीं रास्ता खोज रहे हैं, क्योंकि जब तक कि जनता के आवाज से तरफ से आवाज नहीं आएगी, तब तक कि परिवर्तन जो वास्तविकता ये में, क्योंकि मैंने भी ये अपने ये बात आपकी सही है कुलदीप जी, कि हाथी को भी मालूम पड़ना चाहिए कि उसकी पीठ पे कोई मच्छर बैठा हुआ है। तो ये बात आप सही कह रहे हो। अगर यदि 4 से 5 आदमी या 10 आदमी जब पार्लियामेंट चले तब वहाँ एक तख्ती लेकर भी खड़े हो जाएं, या फिर वहाँ ज्ञापन दे दें या एक प्रोटेस्ट कर दें, तो उससे ध्यान आकर्षित तो होगा था। सर देखिए, प्रोटेस्ट वाली बात जो है वो मैं आपकी सहमत हूँ, बट हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता। हम यहाँ पर अगर विचार करें कि एक जो नॉर्मल एक कंप्लेंट लेटर है, अगर हम वो भी करते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मैंने पास में भी देखा है जब इस तरह से पत्राचार किया जाता है एक बड़ी संख्या में, तो उससे जो परिवर्तन है वो परिवर्तन की दिशा में काम बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर वीरेंद्र सर, सर आपका क्या हाँ, विचार है सर, हम पत्र का कुलदीप जी, विषय वस्तु क्या रखें? एक चीज याद रखिएगा, डीपीडीपी बिल का टाइम में हम लोग सब कोई मिल के क्या ज्वाइंट पिटीशन में साइन किया था, इंडिविजुअली पीएम ऑफिस में लेटर दिया था, कोई ऑनलाइन में दिया था, कोई हार्ड कॉपी में दिया था, सबको दिया था, सबको किया था ये काम। इसमें क्या हुआ, सेक्शन 81 जे को खत्म नहीं कर पाया, आधमरा करके रख दिया। सर फायदा मैं, होता है। हाँ आशीष सर, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इस समय मैं लगभग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगभग सारे आदेश ही पढ़ रहा हूँ। अभी मैं लगा हुआ हूँ छत्तीसगढ़ के जितने भी आदेश हैं पढ़ रहा हूँ, इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, कमिश्नर के इंफॉर्मेशन कमीशन के संबंध में। सर मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़े स्तर पे फर्क आया है अपनी मीटिंग का। जो हमारे उस समय जो मीटिंग हुआ करती थी, मैं अपने व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, क्योंकि 81 जे का जो स्वरूप था पहले, वो उसको बढ़ाया नहीं गया, ले दे के जितने में वो था उतने में ही रोक दिया गया। मुझे ऐसा लगता था कि कोशिश पूरी की गई है कि 81 जे को और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, ताकि जानकारी विभाग से निकले ही ना। तो मेरा ऐसा हाँ, व्यक्तिगत मानना है। और सर अभी जो ऊपर से जो सुप्रीम नहीं माननीय नहीं, सुप्रीम इसलिए तो कोर्ट की हम भी बोला, जो, इसीलिए हम बोला खत्म नहीं कर पाया, अधमरा करके रख दिया। अभी जी जी, फिलहाल आज का दिन में हालत 81 जे के है, अधमरा है, लेकिन कुछ कुछ जगह में हम अभी भी उससे फायदा लिया है। मैंने, हमारा केस में तो हुआ है, दूसरा किसी के केस में क्या हुआ नहीं हुआ हमको मालूम नहीं, वो अलग बात है। हमारा कहने का मतलब है, देखिए हम जो बोल रहे हैं ना ज्वाइंट पिटिशन के बारे में, इसमें हमको 100% विश्वास है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, 2 आना, 1 आना, 4 आना, 5 आना, कुछ भी हो, लेकिन मिलेगा, खाली हाथ नहीं होगा। लेकिन सर लेटर देना होगा लीडर ऑफ अपोजिशन को, पीएम का ऑफिस में देके फायदा नहीं है। जी, तो सर सर यहाँ पे मैं अब तो प्रश्न ये हमारा, कुलदीप सिंह जी, जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर अपन किसी राज्यपाल को इनको आवेदन सौंपते हैं, तो वो आपने आवेदन सौंपने से होगा तो ये है कि मीडिया में वो जो खबर है, मीडिया में खबर जरूर बनेगी साहब।
जी जी मेरा एक एग्जैक्टली मेरा बस वही है कि सर हाई कोर्ट तो डिसीजन दे देता है, कोई एक व्यक्ति आता है हाई कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देते हैं, केसी चैन सर जा ही रहे हैं, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन हमें मिले हैं अभी वर्तमान में। बट द थिंग इज उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनका जो कंप्लायंस है, उस पर प्रश्न उठ जाता है, और उसमें लचर व्यवस्था आ जाती है। तो उसी के लिए हम कहीं ना कहीं वही हमारी परेशानी का कारण बनता है। वीरेंद्र सर, मैं आपसे थोड़ा सा ब्रीफ मैं चाहूंगा सर, हमको थोड़ा सा गाइडेंस देते कि सर जैसे शिकायत पत्र हमने बना दिया है ना, शिकायत पत्र में हम किन बिंदुओं को कवर अप कर लें, साथ में हाँ उसके जी। बाद जैसे हम माननीय हाई कोर्ट में जाते हैं, तो जैसे हमने पीआईएल, सर देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि मल्टीपल लोग शिकायत पत्र पुटअप कर रहे हैं, और मल्टीपल शिकायत पत्र पुटअप करने के बाद सर जो ठीक है, यहाँ पे देखिए सर, हम ठीक है माननीय अधिवक्ता महोदय भी हैं हमारे मार्गदर्शन के लिए, बट मैं ये चाहता हूँ सर आरटीआई के मैटर में कि हम इन पर्सन तैयार हों। मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि आरटीआई का जैसे फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, ये सब रिट पिटीशन लगाना माननीय हाईकोर्ट में बहुत आसान काम है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बहुत आसान है, उसके बाद हाई कोर्ट में बहुत सरल है, दिक्कतें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हमें जाना ही नहीं होता। तो आरटीआई के विषय में सर हम पीआईएल तक की जो अपनी लड़ाई है, वो एक बड़ी संख्या में लोगों को किस तरह से संकलित करते हुए कवर अप कर सकते हैं? जी विन सर। पीआईएल के लिए तो कोई भी एक व्यक्ति सफिशिएंट है, केवल एक एडवोकेट या सिंगल एक व्यक्ति भी पीआईएल कर सकता है अपने एडवोकेट के माध्यम से। तो इसमें कोई भी बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल इसमें इतना आवश्यक है, देयर मस्ट बी ए डिमांड एंड रिफ्यूजल। तो पहले एक प्रत्यावेदन मुख्यमंत्री को लिखा जाना जरूरी है, और दूसरा उसका इन एक्शन या मतलब निगेटिव रिप्लाई या नो रिप्लाई, ये जरूरी है कि हमने कर दिया है और उसके बाद फिर इन्होंने इतने महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया, या फिर उन्होंने निगेटिव रिप्लाई दे दिया। ये दो चीजें बताना जरूरी है उसको मैंडेमस लाने के लिए। अदरवाइज है कि क्योंकि इसमें आरटीआई के रास्ते से हमको सूचना नहीं चाहिए, हमको एक्शन चाहिए। तो इसमें जो एक्शन है वो मैंडेमस से ही आएगा, और मैंडेमस के लिए पीआईएल जो है वो किया जा सकता है, और कोई भी व्यक्ति कर सकता है, सर मैं आपकी बात से फिर से सहमत हूँ। कोई एडवोकेट कर सकता है। वीरेंद्र सर, ये कोई भी व्यक्ति एक साधारण कागज पे जो स्टेट के चीफ जस्टिस है उसको भी एक आवेदन स्वरूप दे सकता है, तो उसमें भी एक्शन ले सकता है क्या? नहीं, वो लेटर पिटीशन बोलते हैं उसको। जनरली ऐसा होता है कि उनके पास जो लोग फीस भर रहे हो पिटीशन फाइल करे, वही सुनवाई के लिए टाइम नहीं रहता है। तो जो लेटर वेटर पढ़ना, उस पर कार्रवाई करना और उसको पिटीशन को कन्वर्ट करना, तो इन चीजों के लिए या गवर्नमेंट कॉग्निजेंस के लिए उनके पास बहुत ही कम टाइम होता है, क्योंकि उनसे अपना जो वर्कलोड है अपने पेंडिंग केसेस है वही निपटते नहीं है। तो लेटर पिटीशन यदि आप फाइल करेंगे, जिसको मतलब जैसे कि एक लेटर लिख दिया उसको वो पिटीशन में कन्वर्ट करे, तो ये उम्मीद करना बहुत गलत होगा, क्योंकि इतना टाइम उनके पास होता नहीं है कि वो लेटर पिटीशन करके खुद अपना वर्कलोड वो बढ़ाए। उनके पास ऑलरेडी जो लोग फीस भर के पिटीशन फाइल कर रहे हैं उन्हीं के केस निपटाने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो इसलिए कि प्रॉपर प्रक्रिया का पालन जरूर किया जाए रूट के मुताबिक, तो ही इसमें सॉल्यूशन मिल सकता है। सर इसमें थोड़ा सा महोदय की जो प्रश्न था उस पर मैं जानकारी सर देना चाहूंगा कि इन केस अगर आपने शिकायत प्रॉपर है, आपकी आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट में शिकायत किया है, तो होता क्या है कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट उसको पिटीशन मान के सुनवाई उस पर कर सकता है, और ये निर्भर करता है कि कर सकता है वो, मतलब उनको पूरे पावर है, लेकिन उनके पास इतना workload है कि वो इस चक्कर में पड़ते नहीं है कि वो अपना काम खुद बढ़ाए। उनसे जो ऑलरेडी पेंडिंग काम है, जो रोज के 80-100 केसेस लिस्टेड होते हैं, वो भी निपटते नहीं है। उसमें भी 40 तक पहुंच गए तो 60 केस में वर्क ऑर्डर कर देते कि अगले हफ्ते सुनवाई होगी। तो इस तरह से केसेस जो है वो उनका डेली वर्कलोड होता है, वही उनसे पूरा नहीं होता है। तो उसमें लेटर पिटीशन और ये जो बाकी चीजें होती है कि अखबार कब पढ़े, टीवी कब देखे, बाकी लेटर पिटीशन का उत्तर कब दे, तो ये सब जो होता है ये उनके डिस्क्रिप्शन पे होता है। तो उसमें जनरली वो उन चीजों को एंटरटेन करते नहीं है। जो बीइंग चीफ जस्टिस या बीइंग जैसे उनके पास बहुत सारे ऐसे रोज के सैकड़ों लेटर आते रहते हैं, तो ये अपना स्टाफ को वो दे देते हैं, और स्टाफ वाले उसको डील करके जो इम्पोर्टेंट चीज है वही उनके सामने पुट अप करते हैं। वीरेंद्र सर, जैसे अभी हम आपने हमें जानकारी दिया कि एक व्यक्ति के पीआईएल दैट इज सफिशिएंट फॉर, बट सर अभी हाँ हमारे सामने जो प्रश्न आ रहा है वो कंप्लायंस का एक्शन का आ रहा है, कि मैंने फिर से दोहरा दूं कि सर आदेश तो हो जाते हैं मगर उनका कंप्लायंस होता है ग्राउंड लेवल पे। मतलब आज भी हम देखें वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, मतलब उसमें जो किसी जनरल सर की जो आदेश संबंधित में जो आदेश आए थे, तो उनकी जो पूर्ति है वो आज भी कहीं ना कहीं नहीं हो रही है। तो सर इनके ग्राउंड लेवल के कंप्लायंस के लिए आपकी तरफ से क्या क्या विचार है सर? कंप्लायंस में ये कि कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन कंटेम्प्ट में लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें जैसे हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस है, तो ये कंटेम्प्ट पिटीशन के माध्यम से किया जा सकता है। लोअर कोर्ट के भी ऑर्डर है, तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में सेक्शन 16 में किया जा सकता है। क्योंकि इसमें जो देखिए आरटीआई का जो कॉम्प्लायंस है, खास करके जो पेनल्टी वाला जो है, ये बहुत ही सिंपल है। वो इसलिए कि पेनल्टी होती किससे है, वो सरकारी वकील है। तो आपको सिविल कोर्ट की प्राइवेट डिग्री करके, एग्जीक्यूशन डिग्री करके उसके घर का सामान बेचने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल सैलरी में से डिडक्शन करना है। इट इज द सिंपलेस्ट प्रोसीजर। और इसीलिए इसमें जो है एग्जीक्यूशन वगैरह जो है वो जनरली होता है कि कोषाधिकारी, क्योंकि कोषाधिकारी होता है वो डायरेक्ट इनके अंडर में आता है, डीएम के, कलेक्टर के। और कोषाधिकारी को जब मार्क कर देते हैं तो फिर उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वहां से डिडक्ट कर ले सैलरी में से। तो यदि वो पीआईओ खुद होके पेमेंट कर देता है तो ठीक, अदरवाइज ट्रेजरी से डायरेक्ट वो डिडक्शन करे
कॉम्प्लायंस को भेज देते हैं। तो लेकिन ये भी कॉम्प्लायंस कई बार होता नहीं है, जबकि इसमें सीपीसी की या एग्जीक्यूशन डिक्री की या उसके घर का सामान बेचने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सीधे सैलरी में से डिडक्शन होता है, और इसलिए ये सीपीसी के मुकाबले बहुत सिंपल प्रक्रिया है। लेकिन ये भी एग्जीक्यूशन हो नहीं जाता है। और मैंने ये देखा था कि इवन करोड़ों रुपए का जो मतलब पेंडेंसी हाँ सभी जी जी। आयोगों में जो पेनल्टी का है, क्योंकि 3-4 तरह के आदेश से हमने क्लासिफाई किया था इसमें, कि कुछ ऐसे आदेश होते हैं कि जहां पर कॉम्प्लायंस हो गया है, कुछ ऐसे आदेश है जहां पर पेनल्टी डिडक्ट करके उसकी आख्या भेज दी गई है, कुछ ऐसे जहां पर कोर्ट ने स्टे कर दिया है, कुछ ऐसे जहां पर कोर्ट ने निरस्त कर दिया है कि ये नहीं हो सकता और ये अवैध आदेश है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जहां पर केस पेंडिंग है, कि जिसमें कोई भी निर्णय नहीं हुआ है और ना ही कॉम्प्लायंस हुआ है, तो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। तो इस तरह से अलग अलग आदेश को क्लासिफाई करके इसको परस्यू करना होता है। और फिर ये कि आयोग को खुद इतना टाइम होता नहीं है कि वो अभी तो उसका ऑर्डर देने के बाद परस्यूअल भी करे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पेंडिंग केसेस बहुत होते हैं। तो उसमें फिर जो उनका रजिस्ट्रार होता है या फिर जो जीएडी होता है, तो जीएडी को लेटर लिखते हैं सामान्य प्रशासन विभाग, फिर उसको कॉम्प्लायंस करके उसको भेजे, या फिर कोई जो शिकायत करता है या एपेलेंट या कंप्लेनेंट जो है वो ये मान लो ये है एग्रेसिव है, तो वो फिर परस्यू करके उसको फॉलो अप करता है कि इसमें ये इसका पालन हुआ नहीं है और इसमें जो अनुपालन आख्या उनसे मांगी जाए। तो फिर वो उनको लेटर लिख देते हैं जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको, या पब्लिक अथॉरिटी के पीआई या एपेलेट अथॉरिटी को इसकी अनुपालन आख्या भेजिए। तो इस तरह से भी परस्यू करते रहते हैं। जी 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 जी। तो सर मतलब ये है कि अब हम लोग को अब सर जैसे इसमें हम मेरे प्रश्न से थोड़ा सा रह गया कि जो पीआईएल है एक व्यक्ति ठीक है कर सकता है, मगर सर क्या अगर मल्टीपल लोग अगर इस चीज पे एक्शन करते हैं और मल्टीपल लोग अगर इस पे पीआईएल को दाखिल करते हैं इन केस, तो क्या उसकी सुनवाई माननीय हाईकोर्ट एक साथ कर लेगा कि उनकी सुनवाई अलग अलग ही करेगा? इसका मतलब आगे चल के इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? इसमें समान प्रक्रिया कैसा होगा? जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए या पब्लिसिटी के लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन जो उसका लीगल फोर्स है, क्योंकि मान लो आप 100 पीआईएल को कंबाइन करके सिंगल केस बना लेगा, तो ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा, हाँ, तो उसमें ये कि उसका जो लीगल इफेक्ट होता है वो हमको देखना ज्यादा जरूरी है रादर देन अवेयरनेस और पब्लिसिटी एस्पेक्ट। हाँ, पब्लिसिटी और इन चीजों को फर्क पड़ता है, इससे भी दबाव पड़ता है, लेकिन उसके लिए उनको वो एजुकेशन और अवेयरनेस जो है यही इसका सोल्यूशन है कि सभी लोग इसमें अवेयरनेस हो। अदरवाइज उनको भी जो केस की इंपॉर्टेंस होती है तो वो कैसे तय करें। तो उसमें यदि केवल पिटीशन आ जाती है तो तब वो पीआईएल के माध्यम से देख सकते हैं, या फिर इसमें रिट पिटीशन भी कोई एग्रीड पर्सन है जी वो जी। फाइल कर सकता है ना। तो इस तरीके से ये परस्यू किया जा सकता है। सर इसमें भी एक रिसेंट एक साइटेशन है हमारे पास, अभिषेक गोयनका जी, अगर आप लोगों को नाम मालूम, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वेस्ट बंगाल से। तो आज जो कार में जो काली पन्नी हटाई गई है, इन्होंने यही सुप्रीम कोर्ट तक की गए थे। और इसके बाद जो एक आदेश आया था कि जो आवेदक होता है, आरटीआई एप्लीकेंट होता है, उसको सिर्फ अपना पर्याप्त पता, डिटेल पता नहीं, पर्याप्त पता देना आवश्यक होता है। इसमें भी आधार कार्ड ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक हाईकोर्ट का डिसीजन आया था, तो ये भी आरटीआई एक्टिविस्ट थे अभिषेक गोयनका जी। तो वो ठीक है, उन्होंने काफी अच्छे अच्छे डिसीजन अपनी जगह लाए, बट मुझे फिर बाद में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस, जब तक कि लोग उन आदेशों को उपयोग नहीं करेंगे, उनका रेफरेंस नहीं देंगे, और जब तक कि अपने जवाब में अपने तर्क में उन चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक कि सामने वाला जो अधिकारी है वो हो सकता है अपनी डिक्टेटरशिप चलाता रहे, वो उन चीजों पे कंडम्पेट ना करे और अपना डिसीजन जो है बिना किसी चिंतन के, बिना किसी एप्लीकेंट की प्रॉब्लम्स को समझते हुए देता रहे। और यही सर वर्तमान में मैं देख पा रहा हूँ कि होता आ रहा है कि जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप में बनी हुई है, और फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, इस तरह से प्रोसीजर चलती रहती है, और मतलब समस्या है उसमें सुधार नहीं हो रहा है। तो लास्टली कहना कि पीआईएल में मुझे सही है आपका कि पीआईएल में लीगल इफेक्ट नहीं पड़ेगा लोगों की, बट हाँ एक जनरल अवेयरनेस लोगों में आएगी, और जैसा वर्तमान में आ ही रही है इस तरह की मीटिंग से, तो उससे मुझे लगता है काफी हद तक असर पड़ेगा। जी सर। कुलदीप जी, आपको क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पसंद है ना एलोपैथी? सर मैं तो साम दाम डंडे भेद वाला इंसान। नहीं, मेरा कहने का मतलब है उतना टाइम आप जैसा फार्मूला लगा रहे हैं ना, या 25 साल का प्रोग्राम लगा रहे हैं, हमारा 6 महीना में इसको निकाला है। तो हमको लगता है इस पॉइंट में थोड़ा डिस्कस कीजिए राहुल सर से, ठक्कर साहब भी है, वीरेंद्र साहब भी है, उन लोग से सलाह लीजिए, मस्त डिसीजन बनाइए, सबको साइन करके वहां भेजिए, एकदम सस्ता में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और ये जो आप फार्मूला लगा रहे हैं, पीएल डालेंगे, हाँ में को डालेंगे, आप को डालेंगे, सबको डालेंगे, करते करते जी रहेगा, जी। आधा पीएल वाला चलाएंगे ऊपर, काम कुछ नहीं हुआ। जी तो जी जल्दी जी जी। करना है, मैं जो बोला आप लोग थोड़ा डिसाइड कीजिए। राहुल सर है, वीरेंद्र सर भी है, एक पिटीशन बनाइए, हम लोग सबको दस्तखत करेंगे तो ऑनलाइन में हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। उसका बाद राहुल साहब का दफ्तर में भेज दीजिए, देखिए गर्मा गर्म आपको पूरी मिल जाएगा इस महीना का अंत तक। जी राहुल सर, आपके क्या विचार है सर इस विषय को लेके? अब हम लोग तो जैसे इसी पे हैं, तो आपका इस मास एप्लीकेशन पे क्या विचार है सर आपके? राहुल सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? राहुल सर, राहुल सर, लगता है राहुल सर अभी सुन नहीं पा रहे। और किसी सदस्य की कोई राहुल महत्वपूर्ण सर तो है, निकल इस गया राहुल नहीं सर। नहीं आप अभी राहुल सर एक्टिवली, निकल गया शायद। नहीं नहीं ही इज देयर, बट कहाँ और किसी है, दिखता सदस्य नहीं को है। लेके ठक्कर साहब क्या बोला, ठक्कर साहब से पूछ लीजिए एक बार। यहाँ पे विशाल कुमार मालाकर मांडू जी रामगढ़ से कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है।
जी 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 सर, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो। जी जी जी। वंदे मातरम सर। हाँ विशाल जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने जज्बाती लड़ने को सच्चाई का साथ दिए। और आज सच्चाई का जीत भी हुई। जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, मांडू सीओ जय कुमार राम पहले थे, वो आज जी तो जी। ईडी का रिडार में आ गए हैं और 700 एकड़ जमीन के घोटाले में फंसे हैं। अरे क्या बात है। जी। जी जी। बस हम भी चाह रहे थे कि आप लोग को जज्बा मतलब हिम्मत मिला, हौसला मिला, उसके चलते मैं भी ईडी में गया और गोपनीय माध्यम से युवा और उनका रेड परसू विशाल जी हुआ। थोड़ा डिटेल बताइए ना आपके इस प्रकरण के बारे में। जी जी। एक्चुअली है कि वो जो मांडू वीडियो पहले थे, उसके बाद सीईओ बने जय कुमार राम, वो अपना जात और पद का सहारा लेकर गरीबों पर अत्याचार कर रहे थे। झूठा केस फंसाना, परेशानी करना, धमकी देना, अन्य तरह से उनका पेशा बना हुआ था। और आज जी जी। हम लोग लड़े, आरटीआई के माध्यम से बहुत सा खुलासा किए हम लोग। पहले ऐसा हुआ कि ब्राह्मण का बीपीएल से हरिजन का आवास दे दिया उसी के कार्यकाल में। उसमें डीटीओ साहब, एसडीओ साहब, स्कूटी साहब वेरिफिकेशन भी किए, पुष्टि किए। उसके बाद इन लोगों ने हरकत और बढ़ा दिया और आज सच्चाई का जीत हुई। हमको लग रहा है उनका नौकरी भी चल जाएगा इसमें। अभी कांकेश जो तो वही है, जय कुमार राम। 700 एकड़ जमीन के घोटाला में फंसे हैं और मांडू में कम से कम लगता है 500 एकड़ जमीन का यहाँ भी जाएगा। सीसीएल हो, टाटा हो, इसी तरह पैसा ले दे के हेरा फेरी कर रहे थे। जी लगता जी। है आधा एमपी ले लिया। जी हाँ सर। सर, झारखंड झारखंड। जो इम्पोर्टेंट है वो वाला टॉपिक पहले खत्म कीजिए। जी। सर आप ही कंटिन्यू, आप ही पूछिए ना। जी जी। राहुल सर, हेलो राहुल सर, सुन रहे हैं? चलिए लेट इट भी, शायद अभी एक्टिव अच्छा, बीरेन सर आप आएंगे तो तो। है? कुलदीप, जी सर। आशीष, बीरेन सर कुलदीप, आप सुन रहे हैं? आशीष सर, हाँ जी, आशीष हाँ सर। जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, मैं जो प्रपोजल रखा आपका क्या ओपिनियन है? ठीक है, पीआईएल के बारे में ना। ना ना, पीआईएल पीआईएल नहीं। नहीं, पीआईएल नहीं, लीडर ऑफ मतलब एक अपोजिशन को हम लोग एक सामूहिक मास एक। पिटीशन देंगे इसके बारे में। हाँ सब कोई जी साइन करेंगे हम लोग। जी। तो लेकिन वो तो मार्क कर देंगे फिर उनको, क्योंकि वो उसमें क्या कर सकते हैं, जिसको अधिकार हो उसी को देना चाहिए ना। ना ना, हमको हमारा कहने का मतलब पार्लियामेंट में तो उठाए, जवाब तो देगा पीएम को। पीएम कुछ जवाब तो देगा, पीएम का ऑफिस से तो कुछ जवाब मिलेगा। काहे के लिए पीएम जो कमेटी है ये रिक्रूटमेंट का, उसमें पीएम है, एलओपी है
और आपका एक मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर है। तो मिस्टर राहुल गांधी प्रेजेंटली बीइंग ए एलओपी इन आवर कंट्री, ही इज आल्सो ए मेंबर, डिफैक्टो मेंबर ऑफ दिस कमिटी। हाँ, लेकिन वो सीआईसी के मामले में है केवल, वो हम इसमें नहीं है। सीआईसी का बोल रहा है, स्टेट का तो वही है कि प्रोसीड्योर अप्लाई करेंगे, स्टेट का अलग से, के लिए हम पहले सीआईसी में तो ऑलरेडी फील्ड है ना सभी पोस्ट। ना 3 ठो कमिश्नर है, एक चीफ है, 2 ठो कमिश्नर है, कहाँ बोल। ओके ओके, हाँ अच्छा अभी 3 ही है, ओके। तो हाँ 8 मतलब। 8 नहीं, हाँ 8 खाली है, यस 8 खाली है। तो 8 अगर ये हो जाएगा भर्ती, तो हम लोग को 6 महीना में केस का निपटारा हो जाएगा। ये तो पूरा इंडिया का बेनिफिट होगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के बारे में कहा जाए, वो देखा मैंने, वो अंजलि भारद्वाज केस ही है जो अभी ठीक है राहुल सिंह अगर वो आपको अच्छा लगता है ड्राफ्ट, हमारा कहने का मतलब है आप और राहुल सर थोड़ा डिस्कस करके एक तो ड्राफ्ट बनाइए, हम ऑनलाइन में डाल दीजिएगा, हम लोग सबको साइन करेंगे। एक्चुअली आशीष सर उसी के लिए ही ये प्रयास चल रहा है, सत्य की खोज के लिए ही रास्ता खोजा जा रहा है, चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल सर उसी दिशा के लिए चल रहा है ताकि परिवर्तन आए और यहाँ पे बाकी लोगों की भी सहमति और बाकी लोगों का भी मार्गदर्शन इसमें मिले, है हाँ ना। हाँ वो तो है, वो तो है, कुलदीप सबको सर, साइन कर, सबका मार्गदर्शन चाहिए। जी जी क्या जी जी सर, जी कुलदीप सर, सर, इससे जी सर। इससे पहले आपने बोला कि, और माननीय आशीष जी भी बोल रहे हैं कि हमको आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे बढ़ेगा कौन? मैं कब से शिवानंद जी को ये बात बोलते आ रहा हूँ कि एक आरटीआई संगठन रजिस्ट्रेशन अपना बनाए, एक संगठन बनाए, एक व्यक्ति नियुक्त हो, ताकि उसके मार्ग निर्देशन में हम किसी को भी, राज्यपाल को है, नेता प्रतिपक्ष को है, या किसी को भी एक कहीं भी जगह जाए तो इसका एक प्रभाव आए। और जनरली एक पिटीशन में भी हम एक बार देखने में आता है, अब पिटीशन भी दायर करने जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन चाहिए कि आप संगठन में रजिस्ट्रेशन, तो एक संगठन तो होना चाहिए ना। वो सत्येंद्र जरूरी जी, नहीं है कि सत्येंद्र पिटीशन, जी, कुलदीप सिंह जी, जी जी जरूरी जी। नहीं ये अपन सूचना आयोग की नियुक्ति के लिए लेकर के ही अपन करें, उसके बाद भी बहुत सारे काम है। क्या जनरली होता है कि सूचना आयोग तो आदेश में फैसले दे देते हैं और उन पे पेनल्टी भी लगा देते हैं, लेकिन जानकारी देने का आदेश नहीं करते हैं। ये इन मामलों में हुआ। तो इन मामलों में भी अपन अपने संगठन में जाएं, संगठन का एक एडवोकेट नियुक्त करें अपन संगठन वाले, और वो एक एडवोकेट अपने सभी जो है वो हाई कोर्ट में लगाए। तो उसमें क्या है कि सभी सदस्य जितने भी हैं, अब एक तो मैनेज कर नहीं सकता साहब, हाई कोर्ट जा नहीं सकता है, क्योंकि कोई 5,000 भी ले ले, कोई पच्चीस नहीं हजार नहीं ले, नहीं कोई नहीं, एक पच्चीस सेकंड, हजार भी ले। सत्येंद्र जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस इस पॉइंट पे आपको जरूर बोलूंगा। ये विचारधारा बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हाईकोर्ट का काम बहुत सरल है, बहुत बहुत सरल है। आप व्यक्तिगत तौर पे करके देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा इस यहाँ पर, बट मैं इतना कह रहा हूँ बार बार कि बहुत सरल है, मुश्किल से 1 महीने के काम है ये सब, है ना। आप बकायदा माननीय न्यायमूर्ति महोदय आपसे पूछते हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, बकायदा पूछा जाता है कि आपको अगली डेट कब आप आ पाएंगे, इन पर्सन देखिए तो सही, है ना। आप ये जो बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा इस बात में बार बार, मेरा शुरू से प्रयास रहा है। कुलदीप सर, आपकी बात जी सही है। मैंने कोशिश करी, मेरे इसमें ए के शुक्ला जी ने आदेश दे दिया, और सामने वाले अनुशासनात्मक कार्रवाई 2 सीएमओ पे कर दी, अनुशासनात्मक कार्रवाई, लेकिन जानकारी दिलाने का मेरे को आदेश नहीं करा। अब उसके लिए मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में मैंने सभी वकीलों से बात की, मैंने कहा साहब ये थोड़ा सा मेरा आदेश नहीं हुआ है, इसके लिए मेरे को हाई कोर्ट में अपील दायर करना है। तो उन्होंने बोला कि, बोले कि कोई 10,000, अब कोई 10,000 का बोला, कोई 15,000 का बोला। तो मैंने क्या करा साहब, फिर मैंने एक अच्छे से वकील थे, उन्होंने मेरे को राय दी। उन्होंने बोले कि आप जाइए, आप ड्राफ्टिंग करवा के लाइए, मैं लगवा हाँ, दूंगा, क्योंकि मेरे को बस जानकारी नहीं है। तो मैं ड्राफ्टिंग के लिए फिर हम अपने जो ये इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो श्री राम जी वगैरह, इनसे मैंने बातचीत करी, फिर इन्होंने किसी सजेशन दिया किसी वकील का, तो वो ड्राफ्टिंग करने के ही मतलब 4,500-5,000 रुपए ले रहे हैं ड्राफ्टिंग तैयार करने के। आपका कहना ठीक है। देखिए महोदय, अगर आप इन सब चीजों को समझते हैं, जानते हैं, अगर आपका पेपर वर्क थोड़ा बहुत अच्छा है ना, तो आप, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो पुराने आरटीआई के जो आदेश होते हैं ना, उनकी कॉपी आप नकल निकाल सकते हैं। इन सब चीजों में कोई बहुत ज्यादा, बस चीजों को थोड़ा सा व्यक्तिगत तौर पे समझने की कोशिश करिए, चीजें कठिन नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। बस तो आप हर चीज पे। कुलदीप सर, जी एक बात और है
कि ये जो अपने हाई कोर्ट के वकील है ना, वो खुद अपने से पूछते हैं कि अरे यार अब ये इसमें कैसे क्या करोगे यार आप। तो मैंने कहा एक अरे यार, अब उनको भी सही बात तो ये एक आरटीआई मामले में अरे उनको भी जानकारी दो ना साहब। नहीं है सर, नहीं है कठिन, आप मैं नहीं है, आपकी बात को बिल्कुल समझ, नहीं के बराबर है साहब। मैं तो है ना। माथुर साहब के यहाँ गया, आपको उनका फॉर्मेट की बात है तो WPC का फॉर्मेट या WP26 का फॉर्मेट चलता है, उस फॉर्मेट के अनुरूप अपने डाटा को संग्रहित कर दीजिए। उसके बाद किसी अधिवक्ता को पकड़ के उससे चेक की गाइडेंस लेके आप उनसे चेक करवा लीजिए, और चेक करवाने के बाद खुद ही ई फाइल कर दीजिए, और खुद ही खड़े होइए, खुद ही आर्ग्यूमेंट करिए। आप अपनी बातों को बिल्कुल सिंपल वे में, थोड़ा सा, अब यहाँ पे मीटिंग तो हमारी हो ही रही है, एक मीटिंग भी अपने आप में अपनी बातों को प्रस्तुत करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो जिस कुलदीप हम सर, यहाँ पे अगर चर्चा करते हैं, अपन अपन खुद भी एडवोकेट नहीं भी हो और अपन खुद भी लगा दे तो चलेगा क्या? अरे मैं कब से इन पर्सन का मतलब क्या है सर, वही तो है। मैं आप मतलब कम से कम 5 6 2 3 महीने से कहते आ रहा हूँ इन पर्सन आइए, इन पर्सन आइए। ई फाइलिंग के बारे में हमने एक मीटिंग किया था, तो उसमें भी मैंने यही चीज बोला था। मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि लोग या आरटीआई के संबंधित जो मैटर है, इसमें एडवोकेट की कोई जरूरत है ही नहीं है। आपको WPC का फॉर्मेट है, उसको फिलअप करिए, जो भी डिफॉल्ट है वो आप, मैं पहले भी पूछ चुका, माननीय हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार महोदय होते हैं वो आपको मदद करेंगे इन पर्सन जो जाते हैं। हमें तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि हमें तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। हमारे कई सारे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, अब क्योंकि आज विषय दूसरा है इसलिए उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट मैं कहूंगा कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को भी लेकर हमें जो दिक्कतें आ रही थी, हम एक बार रजिस्ट्रार महोदय के पास गए तो उन्होंने बकायदा जो संबंधित अधिकारी माननीय थे, तो उनको हिंदी में बहुत अच्छे से समझा दिया कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हमारा अधिकार है। तो आप मीडिएटर मत रखिए, आप खुद जाइए ना आरटीआई के मैटर। आरटीआई मैटर इज नॉट अ वेरी टफ वन, दैट्स वेरी इजी, है ना। इसमें मतलब मैं पहले भी कहते आ रहा हूँ। और जैसा कि आज हमारी जो चर्चा हो रही है सर, मैं उसी पे, और मतलब यहाँ पे जो हमारे सदस्य हैं